हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। इन प्रीवियस क्लास वी स्टडीड that EM radiation have wave nature, but some of the phenomena is explained by wave nature and some of the phenomena can't be explained by wave nature, like diffraction, refraction. These phenomena are explained by wave nature, but some phenomena, for example photoelectric effect, second black body radiation, line spectrum of hydrogen like elements. These phenomena can't be explained by wave nature. Then Planck told us, and we can say this is the Planck's quantum theory. Planck told us that EM radiation is not continuous, it is discrete form, it is quantized. जो प्लांक ने क्या बोला कि जो भी EM रेडिएशन है, फॉर एग्जांपल हमारी जो लाइट है ये कंटिन्यूस नहीं है, ये क्या है, क्वांटाइज है, डिस्क्रीट मैंने है. और प्लांक ने बोला, प्लांक सेड दैट एवरी EM रेडिएशन कंसिस्ट स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड दैट पैकेट इज नोन एज क्वांटम. That packet of energy is known as quantum, and for light we say them photon. तो प्लांक ने क्या बोला, प्लांक ने बोला जो भी EM रेडिएशन है वो कोई भी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, वो क्या है, डिस्क्रीट मैनर में है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं. फॉर एग्जांपल जब हमारे पास सनलाइट आती है, सनलाइट भी क्या है, EM रेडिएशन है. तो जो सनलाइट आती है वो सनलाइट क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस आ रही है, वो क्या है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट है. फॉर एग्जांपल जो ये सनलाइट आ रही है उसमें क्या है, छोटे छोटे पैकेट है, ये क्वांटाइज फॉर्म में है, ठीक है. और इन पैकेट्स को उसने क्या नाम दिया, क्वांटम. EM वेव के लिए, EM रेडिएशन के लिए हम क्या नाम यूज करेंगे, क्वांटम. बट स्पेसिफिकली लाइट की बात करें, विजिबल लाइट या लाइट की बात करें, तो हम उसको क्या नाम देंगे, फोटोन. तो आप समझे, ये जो सनलाइट जो है ना, या जो भी लाइट है हमारी, इसके अंदर जो एनर्जी का स्मॉल पैकेट है उसका नेम क्या है, फोटोन. और इसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी जिसको हमें प्लैंक ने बताया था. तो प्लैंक के अकॉर्डिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एंड E इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट यहाँ पे होगा H क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट. और प्लैंक कांस्टेंट की आपको वैल्यू याद करनी है बच्चों, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो भी हमारे EM रेडिएशन है, ठीक है, वो दोनों ड्यूल नेचर शो करता है. प्रीवियस क्लास में हमने उसका वेव नेचर देखा था, ठीक है. यहाँ हम उसका कौन सा नेचर देख रहे हैं, हम उसका पार्टिकल नेचर देख रहे हैं, क्योंकि हमने बोला कि वो कंटिन्यूस नहीं है, वो छोटे छोटे क्या है, पैकेट है, पार्टिकल टाइप में. तो अब आज हम कौन सा नेचर देख रहे हैं, पार्टिकल नेचर. और ये जो एनर्जी का पैकेट है इसको हमने क्या नाम दिया है, क्वांटम. और लाइट वी से इट फोटोन, ओके. और हमने बोला जो ये क्वांटम है, ये जो फोटोन है, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू एच न्यू, वेयर H इज प्लैंक कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ओके स्टूडेंट्स, एंड अब इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. E इक्वल टू एच न्यू. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, frequency nu equal to, in previous class we see that nu equal to c by lambda, so you can say E equal to hc by lambda ना. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है nu equal to क्या था हमारा, c by lambda था. एंड स्टूडेंट यू रिमेंबर दैट 1 by lambda equal to nu bar ना.
1/λ इक्वल टू न्यू बार, वेव नंबर के इक्वल था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं hc न्यू बार। ओके, तो ये एनर्जी के हमारे 3 फॉर्मूले हो गए। ये किसकी एनर्जी है? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी है, सिंपल एक फोटोन की एनर्जी क्या है? एन E इक्वल टू एच न्यू। सपोज आपके पास n फोटोन है, तो n फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी? E इक्वल टू एन एच न्यू। ये किसकी एनर्जी होगी? एनर्जी ऑफ n फोटोन, एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ फोटोन। n फोटोन की एनर्जी क्या होगी? E इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। सो स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि किस किस में हम लोग पार्टिकल नेचर को फॉलो करने वाला है। फर्स्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो का मतलब वो पिक नहीं है, ठीक है। फोटो मीन्स यहाँ क्या है? फोटोन, लाइट। इलेक्ट्रिक मीन्स करंट ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं? जैसे हमारे सोलर सेल है, सनलाइट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बट हमारी केमिस्ट्री में हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस बाय हेल्प ऑफ फोटोन और लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक मेटल सरफेस है, सपोज ये हमारी मेटल सरफेस है, ठीक है, ये हमारी मेटल सरफेस है। जब इसके ऊपर कोई फोटोन स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट मीन्स बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये कब निकलेगा? जब इसके पास कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है E इक्वल टू एच न्यू, इफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। मीन्स इसके पास कुछ स्पेसिफिक एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस फिनोमिना को हम क्या बोल रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी एक टाइप का, इस टाइप का सिस्टम है कि ये कोई सा भी रेडिएशन आए इसको ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। सिंपली आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो हर टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये रेड लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, येलो लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लू लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। मीन्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन को ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। देन हमारा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स है। लाइन स्पेक्ट्रम कुछ इस टाइप का था कि जो हम फ्यूचर में स्टडी करेंगे वापस से, कि हमने एक बल्ब लिया, ग्लास बल्ब लिया, और उसके अंदर हमने हाइड्रोजन एटम को फिल किया और यहाँ से हमने वाइट लाइट पास की। और जब ये वाइट लाइट पास हो गई तो हमने इसको प्रिज्म से पास किया और देखा कि इसमें से कुछ कलर मिस है, ठीक है। सपोज 7 कलर यहाँ पे होने चाहिए थे, बट कुछ जगह आपको ब्लैक स्पेस मिलेगा। ब्लैक स्पेस का मतलब ये नहीं है, देखो फर्स्ट ये चीज़ समझो कि ब्लैक कोई कलर नहीं है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ जगह तो कलर दिखेगा बट कुछ जगह आपको ब्लैक स्पेस दिखेगा। वो क्या है? वहाँ वो क्या है? वहाँ पे कलर आपका मिस हो गया है। उस एनर्जी के फोटोन को, उस फ्रीक्वेंसी के फोटोन को हाइड्रोजन एटम्स ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब करके वो हाइड्रोजन एटम अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, या जिसको हम एनर्जाइज स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइनिंग आएगी ब्लैक कलर की ना, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सेम जब हम एक्साइटेड स्पेक्ट्रम लेंगे तो देखेंगे कुछ देर बाद यहाँ से लाइट पास होगी, और जब ये इसको हम प्रिज्म से पास करेंगे तो चेक करेंगे कि जो लाइट यहाँ एब्जॉर्ब हुई थी सेम लाइट यहाँ एमिट हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसमें भी हमारा कौन सा फिनोमेना यूज होगा? पार्टिकल नेचर यूज होगा, ध्यान रखना, ठीक है। बट हाँ, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इन सब में हमारा कौन सा नेचर यूज करना है? हमको वेव नेचर यूज करना है, ठीक है। चलो हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा ब्रॉड वेव में देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं लिख देता हूँ, द
ejection of electron from metal surface by help of photon, by help of photon, photon क्या आपकी light, by help of photon of suitable frequency। ठीक है, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की अब हम लोग फोटोन यूज़ करें तो वो क्या करेगा, वो मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो आपका क्या होगा, ये आपकी मेटल सरफेस है, यहाँ पे आपका फोटोन स्ट्राइक करेगा और जब यहाँ फोटोन स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ओके, और ये जो फोटोन होना चाहिए कुछ सूटेबल एनर्जी का होना चाहिए। ठीक है, मीन्स सूटेबल फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी आपने देखा थोड़ी देर पहले E इक्वल टू एच न्यू था, मीन्स E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मीन्स फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी फोटोन की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम सिंपल हमारे एटम के बारे में सोचें तो एटम में हमारा न्यूक्लियस होता था और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते थे। तो होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हुआ होगा, सॉरी फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक हुआ होगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या थी, इस फोटोन के पास कुछ एनर्जी थी। जो फोटोन आया स्ट्राइक करने के लिए उसके पास कुछ एनर्जी थी। उसकी एनर्जी किस चीज़ में ट्रांसफ़र हुई होगी, फर्स्ट तो कुछ एनर्जी तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज हो गई होगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस से तो अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस में चार्ज पॉजिटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये बाउंडेड है किससे, न्यूक्लियस की वजह से। तो कुछ एनर्जी तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ही खत्म हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी फोटोन की, वो किस में चेंज हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप सोचिए कि मान लीजिए कि ये कोई टेबल है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने इस सरफेस से कुछ ग्लू लगा रखा है, ज़्यादा टाइट नहीं बट कुछ ग्लू लगा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बहुत ज़ोर से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करता हूँ। ठीक है, मैं ज़ोर से मारता हूँ तो क्या होगा, मेरी कुछ एनर्जी तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटाने में लग जाएगी और जो मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी उस वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सेम फिनोमेना यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपका फोटोन आ रहा है तो फोटोन के पास कुछ एनर्जी है, जब वे इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा, ठीक है, जब वो इस इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस से अट्रैक्ट है, न्यूक्लियस इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखा है। इफ इस फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी तब तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, वरना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। और मान लो ये इस फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी फोटोन की वो इलेक्ट्रॉन को क्या कराने लगेगी, मूव कराने लगेगी, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो इफ़ हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो एनर्जी ऑफ फोटोन, एक चीज़ याद रखिए कि एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहती है। इनिशियली में आपके पास जितनी एनर्जी थी फाइनली भी आपके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है, आपके पास क्या था, फोटोन आया। फोटोन की एनर्जी को मैंने किससे डिनोट किया, ई से। कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज हो गई। ठीक है, बाहर निकालने में यूज होगी, उस एनर्जी को मैं फाई से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और इस फाई का एक नेम है वर्क फंक्शन। क्या नाम है, वर्क फंक्शन। इतनी एनर्जी तो इसको बाहर निकालने में यूज होगी और जो बाकी बची एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। इफ मैं मान लूँ कि मेरा इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आया है, मैंने उतनी ही एनर्जी दी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जस्ट बाहर आया है। ठीक है, मूव नहीं करने लगा, मतलब उस जगह क्या होगा, इफ जस्ट आउट का केस लूँ कि जस्ट बाहर निकला है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। मीन्स ई डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई होगा। मतलब ये ई फाई क्या है,
ये वो मिनिमम एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो वर्क फंक्शन की आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट ए इलेक्ट्रॉन। समझ आया वर्क फंक्शन क्या है, इट इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय फोटोन टू इजेक्ट ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। हर मेटल के लिए फाई की वैल्यू अलग अलग होती है। फाई क्या है, वो मिनिमम एनर्जी है। इफ फाई जितनी एनर्जी आपके पास होगी, फोटोन के पास होगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, वरना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। और इफ आपका ई बड़ा है किससे, फाई से, आपके पास एनर्जी जो है वो जो वर्क फंक्शन रिक्वायर्ड था उससे क्या है, ज़्यादा है, तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। चलो वैल्यू पुट करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और फाई क्या है, मिनिमम एनर्जी है फोटोन की इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो फाई भी फोटोन की एनर्जी है, तो इसको मैं एच न्यू लिखने वाला था, बट मैंने बोला मिनिमम एनर्जी है तो उसको मैं कुछ सिंबल से डिनोट कर देता हूँ। एच तो हमारा प्लैंक कांस्टेंट, मैंने इसके लिए न्यू नोट डिसाइड कर लिया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एच न्यू की जगह न्यू नोट, इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहा हूँ। ई की जगह एच न्यू, फाई की जगह एच न्यू नोट, प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ mv², ठीक है। अब बात करते हैं मास की। मैं इसको m नहीं लिख के me लिखता हूँ, क्यों, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो me का मीन्स क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। चलिए अब आप समझ गए हैं E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। फाई क्या है, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय फोटोन टू इजेक्ट ए इलेक्ट्रॉन। किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए वो क्या है, फाई है। और के ई क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब न्यू नोट क्या है, तो हमको पता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इफ हम बोल रहे हैं कि फाई क्या है, न्यू नोट है ना, फाई इक्वल टू एच न्यू नोट है, और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इफ हम बोले एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। न्यू नोट क्या है, न्यू नोट का नेम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको पता है एनर्जी फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है। इफ एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मिनिमम। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट ए इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इफ आप ऐसा फोटोन देंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नोट है, तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इफ इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ, आप न्यू इक्वल टू लिख सकते हैं, न्यू नोट इक्वल टू न्यू इक्वल टू क्या होता है, C/λ नोट लिख सकते हैं। और लैम्डा नोट क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है E इक्वल टू hc/λ। तो आप देखेंगे E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इफ एनर्जी मिनिमम है तो लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इफ आप यहाँ पे इक्वेशन चेंज करके ऐसा लिख देंगे, hc/λ इक्वल टू hc/λ नोट प्लस हाफ mv²। तो ये लैम्डा नोट क्या है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, इससे ज़्यादा दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। जबकि फ्रीक्वेंसी में हम क्या बोलते थे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इससे ज़्यादा दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ओके। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई के लिए एक ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ इसको इस साइड ले जाएं और h कॉमन ले लें तो h न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप हाफ mv² लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फंडा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, ताकि आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एनर्जी का फॉर्मूला आपको कैसे अप्लाई करना है। सो स्टूडेंट, आवर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। सो हमको पता है गिवन क्या है हमारे पास, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू क्या है हमारा, 400 नैनोमीटर, ठीक है। मुझे एनर्जी फाइंड करनी है, एनर्जी का मुझे एक ही फॉर्मूला याद रहता है, E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। बट न्यू तो गिवन नहीं है, तो न्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, न्यू इक्वल टू C/λ, ओके। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। सपोज मैं इजी कैलकुलेशन करने के लिए मैं इसको 400 नहीं 300 नैनोमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। ओनली मेकिंग कैलकुलेशन सिंपल, ओके। H की वैल्यू क्या थी, प्लैंक कांस्टेंट की 6.626 इंटू 10⁻³
सी स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय लेमडा कितना है 300 नैनोमीटर, बट आप कौन सी यूनिट में फाइंड करेंगे MKS, ठीक है। आपको मीन्स लेंथ मीटर में लेनी है, वेट केजी में और टाइम सेकंड में, ठीक है। हम MKS यूनिट को फॉलो करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने जो H लिखा है वो भी किस में है, जूल सेकंड में है, ठीक है। जूल सेकंड में ओनली मतलब जूल किसकी यूनिट है, SI यूनिट है, MKS यूनिट में है, ठीक है। चलिए तो 300 नैनोमीटर को कैसे चेंज करेंगे, नैनो इक्वल टू 10 टू द पावर -9। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 300 नैनोमीटर इक्वल टू 300 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। ओके, सो स्टूडेंट आगे करते हैं। चलिए 6.626 इंटू 3 डिवाइड बाई, ये 300 को मैं 3 लिख देता हूँ, मैं बाकी बताता हूँ क्या किया मैंने। 10 की पावर यहाँ पे कितनी थी -34, ओके। ये क्या है +8, ये -9 था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +9। ये क्या है 3 इंटू 100 लिख सकते हैं, 300 को क्या लिख सकते हो आप 3 इंटू 100, 100 मीन्स 10 टू द पावर 2, और 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा -2। तो ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 6.626 इंटू, इसको सोल्व करेंगे आप कितना हो जाएगा 8 + 9 17, 17 - 2 15, 34 -34 + 15, ओके। -34 + 15 कितना हो जाएगा -19 जूल। तो ये आपकी एनर्जी आ गई है फोटोन की, ठीक है। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.